विद्यार्थियों नमस्कार। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, इसके अंतर्गत हम अध्याय 5 या विषय 5 हम इसको कह सकते हैं, यात्रियों के नज़रिए से। हमने सबसे पहले जो यात्रियों को पढ़ा था, इसमें कल हमने इब्न बतूता का विवरण दिया था। इब्न बतूता से पहले अल बिरूनी या अल बरूनी, जिसने किताबुल हिंद की रचना की थी, और इब्न बतूता ने रहला की रचना की थी। हमने इन दोनों यात्रियों को भली भांति पढ़ा समझा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्रांसवा वर्नियर, एक विशिष्ट चिकित्सक। इब्न बतूता लगभग 14वीं शताब्दी के आसपास हमारे यहाँ आया था। इसके बाद का समय जो है वो आ जाता है फ्रांसवा वर्नियर का। और प्रारंभिक अगर देखा जाए तो अल बिरूनी जो था, ये हमारे यहाँ लगभग 10वीं या 11वीं शताब्दी के आसपास यहाँ आया था। आज फ्रांसवा वर्नियर लगभग 15वीं शताब्दी में इसका जन्म हुआ था। लगभग 1500 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात। आपको पता है पुर्तगाली भारत कब आए थे? सर्वप्रथम पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर 1498 ईस्वी में आया था। मई 1498 ईस्वी को भारत में पुर्तगाली जो पहला नाविक था, जिसका नाम था वास्को डी गामा, भारत के कालीकट बंदरगाह पर आया था सबसे पहले। अगर यूरोपीय बस्तियों के या यूरोपीय जातियों के आगमन की हम बात करें यहाँ पर, तो जो यूरोपीय जातियाँ थी उनमें सबसे पहले आने वाली जो जाति थी वो पुर्तगाली लोग थे। कहा भी जाता है भारत की खोज किसने की है? वास्को डी गामा, क्योंकि वो पुर्तगाल से एक उत्साही मल्लाह था, उत्साही नाविक था। नाव चलाने का बड़ा शौक था और नए नए देशों की खोज करने का बड़ा शौक था उसमें। तो वो केप ऑफ हुड का चक्कर लगाता हुआ मई 1498 को भारत के कालीकट बंदरगाह पर आया। कालीकट के उस समय शासक जो थे उनका नाम था जमोरिन। जमोरिन से व्यापार करने की अनुमति उसने मांगी और जमोरिन ने अनुमति उसको दे दी। जमोरिन ने व्यापार करने की अनुमति उसको दी तो वो वापस चला गया। कहाँ? पुर्तगाल। और पुर्तगाल वापस जाने के बाद अपना पूरा जहाज, जिन वस्तुओं का उसको व्यापार करना था, अपना पूरा जहाज भर करके वो भारत आया। और वो 1500 ईस्वी में भारत आ गया। चूँकि 1498 में यहाँ आया था, फिर गया, और लगभग 2 साल बाद 1500 प्रारंभ होने वाला था, तो 1500 ईस्वी में भारत आया। तो सबसे पहले पुर्तगाली हमारे यहाँ व्यापारियों के रूप में, पता तो वास्को डी गामा ने 1498 में 15वीं शताब्दी ही थी, लेकिन 1500 में यहाँ पर हमारे यहाँ व्यापारी के रूप में वो आ गए। लगभग 1500 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात उनमें से कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों तथा धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत वृत्तांत लिखे। जब पुर्तगाली यहाँ आए तो उनके साथ बहुत से विद्वान आए, बहुत से इतिहासकार आए, और उन्होंने यहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को समझा और उस पर लेख लिखे। हम यहाँ लिख सकते हैं 1500 ईस्वी लिख दो। भारत में पुर्तगालियों के आगमन के साथ यहाँ हम एक चीज़ और लिखना चाहेंगे। सर्वप्रथम जो पुर्तगाली नाविक आया था वास्को डी गामा, ये लिख सकते हैं अपन, यहाँ पर ब्रैकेट में ले लेते हैं, वास्को डी गामा 1498
98 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। इसी ने भारत की खोज की थी। यानी यूरोप जनों की या यूरोपीय समुदाय की नज़र में पहली बार पता चला था कि भारत भी एक देश है, और ये 1498 में चल गया था। तो पुर्तगालियों के साथ बहुत से लोग आए थे और उन्होंने भारत के सामाजिक रीति रिवाजों तथा धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत लेख लिखे। इन्होंने क्या किया? भारत के सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक प्रथाओं पर लेख लिखे। उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों जैसे जेसुइट रॉबर्टो, उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों जैसे रॉबर्ट जेसुइट रॉबर्टो एक तो हो गए जेसुइट रॉबर्टो, दूसरे थे नोबिलो। भारतीय ग्रंथों का यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया। मतलब दो ऐसे लेखक थे यूरोप के जो कि पुर्तगालियों के साथ आए थे, और इनमें जेसुइट रॉबर्टो और दूसरे थे नोबिलो। इन दोनों ने क्या किया? भारतीय जो ग्रंथ थे इनका पुर्तगाली भाषा में, इनका यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया। चूंकि पुर्तगाल सब यूरोप में ही है, तो यूरोपीय भाषा में इनका अनुवाद कर दिया भारत के धार्मिक ग्रंथों का। सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में एक नाम दुआर्ते बरबोसा का है। यूरोप के जो प्रसिद्ध लेखक हैं इनमें एक प्रसिद्ध नाम है, यूरोप के लेखकों में प्रसिद्ध दुआर्ते बरबोसा। दुआर्ते बरबोसा ये वहां के लेखकों में बहुत फेमस नाम है। दुआर्ते बरबोसा का है जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा। दुआर्ते बरबोसा का है, दुआर्ते बरबोसा यहाँ आया तो उसने भारत में की यात्रा की, और दक्षिण भारत जिसको हम साउथ इंडिया कहते हैं, कर्नाटका है, केरला है, कुछ कह रहे हैं, तो वहाँ की इसने यात्रा की। और दुआर्ते बरबोसा ने जब दक्षिण भारत की यात्रा की तो उसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा, जिसने
दक्षिण भारत में व्यापार, दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का विस्तृत वर्णन किया। कालांतर में 1600 ईस्वी के बाद, कालांतर, कालांतर का मतलब जानते हो, कालांतर कुछ समय बाद, काल के अंतर से, हाँ, कालांतर में 1600 ईस्वी के बाद भारत में आने वाले 1600 ईस्वी में भारत में आने वाले कौन आए फिर? डच। डचों के बाद अंग्रेज, इसके बाद फ्रांसीसी। यानी अगर आपसे पूछा जाए यूरोप से आने वाली 4 जातियां थी, उनका क्रम क्या है, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, इसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए और अंत में फ्रांसीसी आए। चूंकि फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने यहाँ से खदेड़ के भगा दिया था, खदेड़ दिया था यहाँ से, इसलिए फ्रांस से यहाँ टिक नहीं पाए फ्रांसीसी, यहाँ अंग्रेज ही अपने पैर जमा के रह गए। डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी थी। फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी थी। अब फ्रांसीसी यात्री यहां आए तो हमने देखा है इसमें पहले कौन आए? पुर्तगाली, फिर डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। इनकी संख्या बढ़ने लगी, यात्रा करने भारत आते थे। इनमें एक प्रसिद्ध नाम फ्रांसीसी जौहरी ज्यों, फ्रांसीसी जौहरी ज्यों बैप्टिस्ट तैवर्नियर का है। इनमें एक प्रसिद्ध नाम, इनमें एक प्रसिद्ध नाम फ्रांसीसी जौहरी ज्यों बैप्टिस्ट तैवर्नियर। फ्रांसीसी जौहरी, फ्रांसीसी जौहरी ज्यों बैप्टिस्ट, ज्यों बैप्टिस्ट तैवर्नियर, बैप्टिस्ट तैवर्नियर। यानी इन सब में सबसे ज़्यादा फेमस नाम था, ये फ्रांस का रहने वाला था और जौहरी था, इसका नाम था ज्यों बैप्टिस्ट तैवर्नियर। फ्रांसीसी जौहरी, जौहरी जानते किसे कहते हैं? जिसको पत्थर की पहचान होती है, हीरे की पहचान होती है। हमारे सामने यदि हीरा आ जाए तो हम नहीं पहचान पाएंगे ये असली है या नकली है, लेकिन जो जौहरी होगा वो पहचान लेता है। जो कहते हैं ना, हीरे की परख तो जौहरी करता है। हीरे की परख हर किसी को नहीं होती, जौहरी की होती है। किसी व्यक्ति को पहचान लेता है, उस व्यक्ति की भी तुलना जौहरी से की जाती। वाह, क्या हीरे की परख की है? जो हीरे को पहचानता है। एक प्रोफेशन है, जौहरी एक प्रोफेशन है। इनका काम हीरे को पहचानना ही होता है। जैसे स्वर्णकार होते हैं, इनको सोने की पहचान होती है, इसी प्रकार जौहरी होता है, उसको हीरे की परख होती है, हीरे को पहचान लेता है आसानी से।
जिसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की, वह विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था। इसने फ्रांसीसी जौहरी जॉन बैप्टिस्ट इसने तैवर्नियर, इसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। जिसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की, जॉन बैप्टिस्ट तैवर्नियर नाम है इसका। इसने 6 बार भारत की यात्रा की। वह विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से, कौन सी स्थितियों से? व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था। यानी उसने देखा यहाँ की जो व्यापारिक स्थिति थी वह विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था। भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था। नीचे तो भारत की व्यापारिक स्थिति से बहुत प्रभावित था, यानी जॉन बैप्टिस्ट बर्नियर। और इसने भारत के व्यापार की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की। इसने भारत के व्यापार की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की। हम आपको बताते हैं इसके बारे में। इनमें से कई यात्री जैसे इतालवी चिकित्सक मनुकी, इन यात्रियों में से कई यात्री जो थे ये 4 देशों से आए थे। इनमें से एक ईरानी चिकित्सक था मनुकी, कभी भी यूरोप वापस नहीं गए। इनमें से ईरानी चिकित्सक मनुकी, ये जो इराक का चिकित्सक था मनुकी, ये कभी भी यूरोप वापस नहीं गया। मनुकी कभी भी यूरोप वापस नहीं गया। यानी भारत में आया तो भारत में ही बस गया, दोबारा गया ही नहीं वापस। कई लोग व्यापार करने के लिए बाहर जाते हैं और वहाँ से व्यापार करके धन इकट्ठा करके वापस आ जाते हैं, लेकिन ये ईरानी जो था मनुकी चिकित्सक था, ये डॉक्टर था, ये भारत में आया और यहीं बस गया, कभी यूरोप जाने की इसने सोची भी नहीं। ये भारत में ही बस गए। अब हम बात करते हैं जो जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, यानी फ्रांसवा बर्नियर, एक विशिष्ट चिकित्सक की। फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक, यहां से हम लिखेंगे इसको, फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक आज सुबह एक विद्यार्थी ने हमको बताया फ्रांसवा बर्नियर के बारे में, कहने लगा सर वो चिकित्सक के साथ साथ बहुत कुछ था। वो पढ़ के आया था
तो हमने कहा ठीक है, वो विद्यार्थी भी क्लास में बैठा हुआ है। चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था। चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक, दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था। राजनीतिक था, दार्शनिक था और एक इतिहासकार। इसके अंदर कितने गुण समाये हुए थे? चिकित्सक तो था ही, चिकित्सक होने के साथ साथ वो राजनीतिक था, राजनीति का भी उसको अच्छा ज्ञान था, दार्शनिक था, दर्शन शास्त्र का ज्ञान था उसको, फिलोसफर था, और एक इतिहासकार भी था। 4 चीज़ों में इसकी रुचि थी। एक व्यक्ति अपने अंदर कई गुणों को समेटे रहता है, उसके अंदर कई गुण समायोजित रह सकते हैं। कई और लोगों की तरह भी वह मुगल साम्राज्य में अफसरों की तलाश में आया था। जैसे और लोग आए थे, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, अंग्रेज आए और फ्रांसीसी आए। ये यहाँ काय के लिए आए थे? उस समय मुगलों का शासन चल रहा था और मुगल साम्राज्य में वो आए थे अवसरों की तलाश के लिए। हम विदेश क्यों जाते हैं, किसी दूसरे शहर में क्यों जाते हैं? अवसरों की तलाश में, कि कोई अवसर मिल जाए हमें और हमारी लाइफ व्यवस्थित हो जाए, जीवन हमारा व्यवस्थित हो जाए। इसी प्रकार फ्रांसवा बर्नियर भी भारत आया था, जो कि अपने अंदर 4 गुणों को समेटे हुए था। चिकित्सक था, राजनीतिक था, दार्शनिक था और इतिहासकार था। और मुगल साम्राज्य में वो अवसरों की तलाश में आया था। 1656 से 1668 तक 12 वर्ष तक भारत रहा वो। 1656 से 1668 तक, यानी कि 12 वर्ष वह भारत में रहा। 12 वर्ष तक रहा था वो मुगल साम्राज्य के समय में। अब यहाँ देखो, चिकित्सक के रूप में उसकी नियुक्ति हो जाती है और मुगल दरबार से नज़दीकी रूप से जुड़ा रहा। उस समय हमारे यहाँ मुगलों का शासन था और मुगल दरबार से नज़दीकी रूप से ये जुड़ा रहा। पहले सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में सबसे पहले उसको कौन सी ड्यूटी मिली थी? पहले सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र, जो शाहजहां थे, इनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम था दारा शिकोह। ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में। इसके बाद मुगल दरबार के एक आर्मीनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में रहा। 3 पदों पर रहा। पहले शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह का चिकित्सक के रूप में इसकी नियुक्ति हुई। बाद में मुगल दरबार के एक आर्मीनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में भारत में रहा। यह है मुगल दरबार में अवसरों की खोज में आया था। पहले शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़े पुत्र, शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में
दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में नियुक्ति हुई। बाद में मुगल दरबार के एक अर्मीनियाई मुगल दरबार के एक अर्मीनियाई अमीर इनका नाम था दानिशमंद खान, अमीर दानिशमंद खान, दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक के रूप में रहा। ये फ्रांसवा बर्नियर की कहानी हो गई, इसका वृत्तांत हो गया। आर्मीनिया का अमीर, चूंकि अमीरों की नियुक्ति दरबारों में की जाती थी, लोग मानते थे जो अमीर होते हैं वो बुद्धिजीवी होते होंगे, क्योंकि अमीर व्यक्ति ऐसे ही नहीं बन जाता है। अमीर व्यक्ति में कई गुण होते हैं। तो पहले एक दरबारों की परंपरा थी, दरबारों में अमीर लोगों को ही पद दिए जाते थे, क्योंकि अगर आपके अंदर कुछ हुनर है तभी तो आप अमीर हैं, इसलिए उनको वहाँ रखा जाता था दरबार में। तो ये बहुत बड़े बड़े अमीरों को दरबारों में जगह दी जाती थी। रजिया सुल्तान का भी जब वध हुआ था तो वो अमीर सरदार ही तो थे, वो उसको सामने झुकना नहीं चाहते थे। मुगलों में, तुर्कों में या इस्लाम धर्म में स्त्री के आगे झुकना गवारा नहीं होता है। स्त्री को वो अपनी कनीज यानी दासी की तरह मानते हैं, उसको और ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, उसको पर्दा में रखते, विभिन्न प्रकार के उसको प्रताड़ित किया है, उसको ज़्यादा अधिकार उस समाज में नहीं है। तो जब रजिया सुल्तान बनी और सुल्तान बनने के पश्चात जब वो दरबार में ऊंचे सिंहासन पर बैठती थी, उसको कहा जाता था ऊंचे ओहदे पर बैठना। तो दरबार के नियम के अनुसार जितने भी अमीर सरदार दरबार में और बैठे होते थे वो सिंहासन से नीचे बैठते थे, तख्त कहा जाता था उसको, तख्त से नीचे बैठते थे। और जैसे ही वो आती थी, मर्दाना वेश में आती थी वो, और जब वो सिंहासन पर बैठती थी, तख्त पर बैठती थी, तो इन्हें सब लोगों को झुककर उसको सलाम अर्ज करनी पड़ती थी। ये उनको गवारा नहीं था कि एक स्त्री को हम सलाम करें झुककर, वो भी वो स्त्री ऊंचे स्थान पर हो, ये उनको पसंद नहीं आता। और इसी बात से वो रजिया के खिलाफ धीरे धीरे षड्यंत्र रचने लगे थे। और जब रजिया का एक अफगानी हब्सी, क्या नाम था उसका, याकूत नामक हब्सी से प्रेम हो गया, तो जो अमीर तुर्क थे इन लोगों को और ज़्यादा कष्ट हुआ और इस प्रकार से उसका वध करवा दिया इन लोगों ने। तो ये अर्मीनिया अमीरों की दरबार में विशेष स्थान होता था। हम इसका अगला उपभाग देखेंगे 3.1 पूर्व और पश्चिम की तुलना, यानी फ्रांसवा बर्नियर के द्वारा पूर्व और पश्चिम की तुलना कैसे की गई। पूर्व और पश्चिम की तुलना, चूंकि लोगों की प्रकृति होती है, जहां वो पैदा हुए होते हैं, जिस जगह से उनको लगाव होता है, उस जगह को श्रेष्ठ मानते हुए अन्य जगह की तुलना उससे करते हैं। इनमें से एक फ्रांसवा बर्नियर भी था जो भारत आया था, चूंकि रहने वाला यूरोप का था, जो कि भारत से पश्चिम दिशा में, ये भारत है पूरब की तरफ, ये पश्चिम है यूरोप। तो यूरोप से वो आया था। जब भी कोई बात होती थी, कोई घटना घटती थी, जहां जाता था, जो भ्रमण करता था, उसकी तुलना वो पश्चिम से जरूर करता था। चूंकि पूरब में तो वो रह रहा था, तो पश्चिम से तुलना करता था, वो तुलनात्मक रूप से देखता था बातों को, और हमेशा पश्चिम की रीति रिवाजों, प्रथाओं, नियमों को ही श्रेष्ठ मानता था, वहाँ के रहन सहन को श्रेष्ठ मानता था।
इस प्रकार वो तुलना करता था। बर्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा की और जो देखा उसके विषय में विवरण लिखे। वह सामान्यतः भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था। बर्नियर ने भारत की यात्रा की, भारत में वो जो देखता था, भारत में वह जो देखता था उसकी तुलना, वह जो भी वो देखता था उसकी तुलना वह यूरोपीय स्थिति से करता था। जब भी उसने यहां कुछ देखा उसकी तुलना वो किससे कर देता था? यूरोपीय स्थिति से करता था। उसने अपनी प्रमुख कृति को फ्रांस के शासक, जो भी उसने लिखा, उसने अपनी कृति मतलब उसने जो लेख लिखा था यहाँ की यात्रा के बारे में, जो विवरण लिखे थे, उस कृति को फ्रांस के शासक लुई 14वां को समर्पित कर दिया था। लुई 14वें फ्रांस के शासक थे। लुई 14 लिखा है जी, रोमन में लिखा है लुई 14वां। हम चाहें तो 14वां ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लुई 14वां को समर्पित की उसने अपनी कृति, जो भारत की यात्रा से उसने जो सीखा। भारत में वो 12 वर्ष तक रहा था, 56 से 68 तक, यानी 1556 से लेकर के 1656 से 1668। उसने जब भी यहाँ जो लिखा देखा उसकी कृति बनाई और उसको जाकर के उसने फ्रांस के जो शासक थे लुई 14वां को समर्पित किया। और उसके कई अन्य कार्य प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों को पत्रों के रूप में लिखे गए थे, और जो भी उसके कार्य होते थे वो प्रभावशाली मंत्रियों और अफसरों को पत्र के माध्यम से लिख देता था। लगभग प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया। वो हमेशा क्या बताता था, जहाँ भी किसी अधिकारी को पत्र लिखता था भारत की घटना के बारे में, भारत में जो देखता था या फिर जो भी वो लिखता था, उसमें क्या लिखता था? भारत की स्थिति यूरोप की तुलना में दयनीय है। यूरोप की तुलना में भारत की स्थिति दयनीय है, ऐसा फ्रांसवा बर्नियर ने लिखा था। तो यूरोप के विकास की तुलना में भारत की स्थिति कैसी है? दयनीय। जैसा कि हम देखेंगे उसका शासन आकलन हमेशा सटीक नहीं था। जो भी उसका आकलन वो करता था, अनुमान लगाता था भारत के बारे में, वो एकदम सटीक नहीं होता था। सटीक का मतलब एकदम सही नहीं होता था, कुछ तो गलतियां होती थी। फिर भी जब उसके कार्य प्रकाशित हुए तो बर्नियर के वृत्तांत अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। जब भी उसने अपने कार्यों को वृत्तांतों में लिखा, तो जब भी उसने लिखा तो वो, और लिखे हुए लेख उसके प्रकाशित हुए तो वो अधिक प्रसिद्ध हुए। बर्नियर के कार्य फ्रांस में 1670 से 71 में प्रकाशित हुए थे। जो बर्नियर था, यहाँ से हम बर्नियर के कार्य फ्रांस में 1671 1670 से 71 में प्रकाशित हुए। सोलह सौ 70 से 71 में प्रकाशित हुए और अगले 5 वर्षों के भीतर, यानी 71 और 5 76 मान सकते हैं, अगले 5 वर्षों के भीतर ही अंग्रेज, डच,
जर्मन तथा इतालवी भाषाओं में इनका अनुवाद हो गया। जो भी बर्नियर ने अपने कार्य किए थे वो 70-71 में प्रकाशित हो गए और आने वाले 5 वर्षों में अंग्रेजी, डच और जर्मन, आने वाले 5 वर्षों में अंग्रेजी, डच, जर्मन, अंग्रेजी, डच, जर्मन तथा इतालवी भाषाओं में अनुवाद हुआ। यानी फ्रांसवा बर्नियर के जो भी कार्य थे, इन कार्यों का 70-71 में प्रकाशित हुए थे फ्रांसीसी भाषा में, लेकिन बाद में इन भाषाओं में भी उसका ट्रांसलेट कर दिया गया, अनुवाद हो गया। 1670 और 1725 के बीच उसका वृत्तांत फ्रांसीसी में 8 बार पुनर्मुद्रित हुआ। यानी 1670 से लेकर 1725 तक, यानी कि 1670 और 1725, 30, 20, 50, 55 वर्ष का समय जो था, उसमें उसके जो भी वृत्तांत थे 8 बार पुनर्मुद्रित हुए फ्रांसीसी भाषा में। यानी 8 बार उसको रीप्रिंट किया गया, दोबारा छापे गए। यह अरबी और फ्रांसीसी वृत्तांतों जिनका प्रसार हस्तलिपियों के रूप में होता था और जो 1800 से पहले सामान्यतः प्रकाशित नहीं होते थे, के पूरी तरह विपरीत था। हम यहाँ एक स्रोत देखेंगे और मुगल सेना के साथ यात्रा। चूँकि फ्रांसवा बर्नियर शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह का चिकित्सक था। चिकित्सक होने के नाते जब भी दारा शिकोह लड़ने के लिए जाते थे या कहीं जाते थे वो सैन्य अभियानों के लिए, चूँकि शासक लोग सैन्य अभियानों के लिए ज़्यादा जाते थे, तो उनके साथ उनका पूरा दल चलता था। जो उनके चिकित्सक होते थे वो उनके साथ चलते थे। पता नहीं कब घायल हो जाए, कब बीमार हो जाए, तो चिकित्सक कहाँ से आएगा। पहले इतना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थे, यातायात के साधन इतने सक्रिय नहीं थे, इतने फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थे, तेज़ी से चलने वाले साधन नहीं थे, तो ये साथ चलते थे। फ्रांसवा बर्नियर भी साथ चला मुगल सेना के साथ यात्रा। बर्नियर ने कई बार मुगल सेना के साथ यात्राएं की। यहाँ सेना के कश्मीर कूच के संबंध में दिए गए विवरण से एक अंश दिया जा रहा है। यानी मुगल सेना कश्मीर जाती है और उसके साथ फ्रांसवा बर्नियर जाता है। उसने क्या लिखा, हम यात्रा में गए, कैसे गए, हमारे साथ क्या क्या था, हम क्या क्या सामान लेके गए, किस प्रकार हमको वहाँ रहना पड़ा, ये सब कुछ उसने वर्णन किया। तो वो लिखता है, इस देश की प्रथा के अनुसार मुझसे 2 अच्छे तुर्कमान घोड़े देखने की अपेक्षा की जाती है। यहाँ की जो प्रथा है, कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो सोचा जाता है कि वो बाहर से कुछ लेके आए, तो मुझसे भी ऐसी लोग आशा करते हैं कि मैं 2 तुर्कमान घोड़ों पर सवार हूँ। तुर्कमान घोड़े उस समय श्रेष्ठ समझे जाते थे, तुर्क से जो घोड़े आते थे उनको श्रेष्ठ समझा जाता था। तो लोगों की अपेक्षा थी कि मैं तुर्कमान घोड़ों पर सवार हूँ, किंतु ऐसा नहीं था। और मैं अपने साथ एक शक्तिशाली फारसी ऊँट, इनके साथ क्या था, 2 तुर्कमान घोड़े और एक फारसी ऊँट। ऊँट भी कहाँ से मंगाया गया था, फारस से, तथा चालक और ऊँट को चलाने वाला व्यक्ति। अपने घोड़ों के लिए एक साइज, अपने घोड़ों की देखभाल करने के लिए एक साइज, एक खानसामा जो घोड़ों की, हाँ, तथा एक सेवक जो साथ में पानी का पात्र लेकर मेरे घोड़े के आगे चलता था। हाथ में साथ में पानी का पात्र लेकर घोड़े के साथ चलता था। लोगों का जीवन पहले बहुत कठिन था, यही फ्रांसवा बर्नियर लिखता है। आगे चलता है, भी रखता हूँ, मुझे हर उपयोगी वस्तु दी गई है। यानी मुगल सेना ने मुझको हर उपयोगी वस्तु दी है। क्या क्या वस्तुएं मेरे साथ थी, फ्रांसवा बर्नियर लिखता है,
जैसे औसत आकार का एक तंबू, सबसे पहले एवरेज एक आकार का उसको तंबू दिया गया। तंबू वो होता है जिसको बांस गाड़ के ऊपर से टेंट की तरह अपन तान लेते हैं और उसमें रात बिता सकते हैं, जहाँ भी रात हो जाए वहाँ तंबू गाड़ा। यानी अपने साथ सेवक रहते थे तो उन सेवकों के साथ जाकर के वो तंबू गाड़ लिया जाता था। एक तंबू, एक दरी, तंबू के साथ हमें क्या दिया जाता था? एक दरी। यानी एक औसत आकार का तंबू और एक दरी, 4 बहुत कठोर हल्के बेंतों से बना एक छोटा बिस्तर। 4 बहुत कठोर हल्के बेंत, बेंत जानते हो एक बांस का पौधा होता है, बांस के जो डंडे होते हैं उनको बेंत कहा जाता है, और बेंत से बना हुआ हल्का बिस्तर था मेरे। कठोर डंडे और बेंतों से बना एक छोटा बिस्तर, एक तकिया मुझको मिला था, एक बिछौना मिला था बिछाने के लिए। भोजन के समय प्रयुक्त गोलाकार चमड़े के मेजपोश, जब मैं भोजन करता था तो जो टेबल क्लॉथ होता था, क्लॉथ ना हो करके एक मेजपोश उसको कहते थे, और वो किस चीज़ के बना होता था? लेदर का, चमड़े का बना एक मेजपोश। रंगे हुए कपड़ों के कुछ अंगोछे, रंगे हुए कपड़ों के अंगोछे अर्थात अंग वस्त्र जिनको कहते हैं, शरीर में डालने वाले जो कपड़े होते हैं वो रंगीन कपड़ों के होते थे, रंगे हुए होते थे। नैपकिन, मुंह पोंछने के लिए जिसको हम टॉवेल या हल्का फुल्का कपड़ा रखते हैं हाथ मुंह पोंछने के लिए, तो नैपकिन। खाना बनाने के सामान से भरे 3 छोटे झोले, मैं अपने साथ क्या ले गया था? क्या मिला था? खाना बनाने का सामान के 3 छोटे झोले जिनमें खाना बनाने का पर्याप्त सामान था, जो सभी एक बड़े झोले में रखे थे। वो 3 झोले एक बड़े झोले में रखे हुए थे, और यह झोला भी एक लंबे चौड़े तथा सुदृढ़ दोहरे बोरे अथवा चमड़े के पट्टे से बने जाल में रखा था। पहले 3 झोले खाने के सामान के वो एक बड़े बोरे में रखे थे, और वह बोरा एक चमड़े के बने हुए जाल या बोरे नुमा उसमें रखा था। इसी तरह इस दोहरे बोरे में स्वामी और सेवक की खाद्य सामग्री, मतलब मैं स्वामी था, जो भी अधिकारी होता था वो स्वामी होता था, और उनके साथ जो और उनकी सेवादार चलते थे वो सेवक, दोनों की सामग्री हुआ करती थी। साम्राज्य कपड़े, यानी सम्राटों के जो राजसु चिन्ह युक्त कपड़े होते थे तथा वस्त्र रखे गए। मैंने ध्यानपूर्वक 5 या 6 दिनों के उपभोग के लिए बढ़िया चावल, मैंने 5-6 दिन के लिए बढ़िया उपयोग के लिए बढ़िया चावल, सौंफ क्या होता है? बर्नियर लिखता है, फ्रांसवा बर्नियर यूरोप में बताने के लिए लिखता है, एक प्रकार का साग पौधा है, सब्जियों का जो पौधा होता है, शाकाहारी पौधा है, उसका के दाने होते पतले वाले, उनको सौंफ कहा जाता है। कि सुगंध वाली मीठी रोटी, सौंफ की सुगंध वाली मैंने मीठी रोटी, रोटियों में सौंफ मिला दिया था जिससे कि सुगंध आए, मीठी रोटी। नींबू तथा चीनी का भंडार साथ रखा था। वो लिखता है भारत में नींबू का बड़ा महत्व है, नींबू और चीनी का मैंने भंडार अपने साथ रखा था। साथ ही में दही को टांगने, दही भी मैं साथ ले गया था, दही को टांगने और पानी निकालने के लिए प्रयुक्त छोटे लोहे के अंकुश वाला झोला, एक झोला मिला था जिसमें के माध्यम से मैं कुएं से पानी निकाल सकता था, और दही के लिए भी एक मुझको झोला मिला था। बाला झोला लेना भी नहीं भूला हूं। इस देश में नींबू के शरबत और दही से अधिक ताजगी भरी वस्तु कोई नहीं मानी जाती। ये ऐसा देश है जहां मैं रह रहा हूं, मैं पूरब में रह रहा हूं और पश्चिम से यहां तुलना करता है। वो कहता है इस देश में नींबू और दही से ज़्यादा ताजगी भरी वस्तु कोई मानी ही नहीं जाती, ऐसा देश है ये। यहाँ भारत के विषय में विचार का निर्माण व प्रसार, एक बॉक्स है यहाँ। भारत के विषय में विचारों का सृजन और प्रसार का यूरोपीय यात्रियों के वृत्तांतों ने उनकी पुस्तकों के प्रकाशन और प्रसार के माध्यम से यूरोपीय लोगों के लिए भारत की एक छवि के सृजन में सहायता की। बाद में 1750 के बाद जब शेख इतिसमुद्दीन तथा मिर्जा अबू तालिब जैसे भारतीयों ने यूरोप की यात्रा की, तो उन्हें यूरोपीय लोगों की भारतीय समाज की छवि का सामना करना पड़ा, और उन्हें तथ्यों की अपनी अलग व्याख्या के माध्यम से इसे प्रभावित करने का प्रयास किया। हमारा तीसरा उपभाग अब समाप्त हुआ। कल आपको एक अपरिचित संसार की समझ, अल बिरूनी तथा संस्कृतवादी परंपरा, एक बार फिर वंस अगेन
अल बिरूनी जी आपके सामने फिर आएंगे और वो बताएंगे भाषा, संस्कृतिवादी परंपरा, इस पर वो बातें करेंगे। ईश्वर को जानने के बारे में बात करेंगे, वर्ण व्यवस्था पर बात करेंगे हमारे यहाँ की। कल अल बिरूनी का पुनः इसमें प्रवेश होगा। इसके बाद दोबारा फिर से इब्न बतूता आएंगे और हमें पान और नारियल के बारे में बताएंगे। दिल्ली की कुछ झलक दिखाएंगे। वो बाजार, घोड़े और पैदल कैसे चलते थे। एक विचित्र देश, भारत को एक विचित्र देश कहेंगे। इन सब चीज़ों के बाद पुनः छठवें उपभाग में बर्नियर तथा अपविकसित पूर्व, बर्नियर भी और विस्तार से हमको बताएंगे। यानी तीनों यात्रियों का फिर से रिव्यू होगा इसमें। आज की वीडियो में बस इतना ही।